गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टक्कर सिद्धांत और सक्रिय संकुल सिद्धांत की तुलना। टक्कर सिद्धांत तथा सक्रिय संकुल सिद्धांत तुलना। देखो, अर्हेनियस द्वारा दिए गए अभिक्रिया वेग के टक्कर सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया वेग को हम किस तरह से दर्शाते हैं? टक्कर सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया का वेग हमने किस तरह से दर्शाया? K इजिकल टू जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। और अर्हेनियस अगर हम जोड़ देते हो अर्हेनियस इक्वेशन में, इन दोनों को जोड़ दें, अर्हेनियस द्वारा दिए गए अभिक्रिया वेग और टक्कर सिद्धांत द्वारा दिए गए अभिक्रिया वेग को हम जोड़ दें तो जेड इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये तो है टक्कर सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया का वेग। टक्कर सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया का वेग। यहाँ पे ये क्या थी? टक्कर आवृत्ति थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। P है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और ई ए और आर टी के बारे में तो हम जानते ही है। ठीक है, और K क्या था? वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। अब सक्रिय संकुल सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया का वेग, लास्ट सक्रिय संकुल सिद्धांत में अभिक्रिया का वेग क्या आया था? K इजिकल टू आर टी अपॉन एन ए एच इंटू थीटा स्टार का स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा होती है वो सक्रिय संकुल सिद्धांत में जो शून्य बिंदु ऊर्जा है उसके बराबर होती है। देखिए, सक्रिय ऊर्जा क्या थी? ये क्रियाकारक है। ठीक है, ये यहाँ से क्रियाकारक की ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक किसमें चेंज हो रहा है? उत्पाद में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा क्या थी? यहाँ से लेके ये क्या थी? सक्रिय ऊर्जा थी। सक्रिय संकुल से लेके क्रियाकारक की औसत ऊर्जा तक ये सक्रिय ऊर्जा थी डेल्टा ई। ठीक है, सॉरी ई ए, क्या थी? ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। और सक्रिय संकुल सिद्धांत में हमने 0 पॉइंट एनर्जी की बात करी थी। ठीक है, वो भी क्या थी? सेम यही था, सक्रिय संकुल से लेके यहां तक ये भी क्या थी? ये थी डेल्टा ई नोड। यानी कि जो सक्रिय ऊर्जा है वो क्या है और ये जो शून्य बिंदु ऊर्जा है ये दोनों ही क्या है? बराबर है। ये दोनों ही क्या है? बराबर है। जो रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा है वो सक्रिय संकुल सिद्धांत में क्या है? डेल्टा ई नोड है। रासायनिक अभिक्रिया में हम इसको ई ए बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, और सक्रिय संकुल सिद्धांत में इसको क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या है? दोनों ही बराबर है, सेम है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का मान सक्रिय संकुल सिद्धांत में प्रदर्शित शून्य बिंदु ऊर्जा के क्या है? समान होता है। अतः ई ए बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई नोड। ये दोनों ही क्या है? बराबर है। अतः ई ए इजिकल टू क्या है? डेल्टा ई नोड है। अब हम क्या करेंगे? इसको लगा लिया इक्वेशन 1, इसको 2, इसकी और इसकी क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का तुलना से। इक्वेशन 1 और 2 की, समीकरण 1 और 2 की तुलना से। तो 1 और 2 की तुलना करने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर होने पर, और यहाँ पे ई ए इजिकल टू क्या है? डेल्टा ई नोड है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी, यहाँ पे मैंने ई ए की जगह क्या रख दिया? डेल्टा ई नोड रख दिया, और ये क्या है? डेल्टा ई नोड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, किसी की भी जगह मैंने, जैसे यहाँ पे भी ई नोड की जगह हम क्या रख दें? ई ए रख दें, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पीछे क्या बचा? ऊपर लिखते हैं, पीछे क्या बचा? Z इंटू पी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तुलना की ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा यहाँ पे z इंटू पी, और इधर क्या बचा, ये बचा आर टी अपॉन एन ए एच इंटू थीटा स्टार का स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। ठीक है, अब यहां से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन एन ए एच इंटू क्या आ जाएगा p इंटू थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। ठीक है, थीटा ए इंटू थीटा बी। z इज इक्वल टू क्या आया, आर टी अपॉन एन ए एच इंटू पी इंटू थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। अब ये z क्या है, टक्कर आवृत्ति। ठीक है, और ये p क्या था, प्रोबेबिलिटी थी, प्रायिकता। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे z है और ये p है, p क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो p अभिक्रिया के या अभिक्रिया में क्रिया कारक के उत्पाद में परिवर्तन की प्रायिकता को दर्शाता है, जिसका मान टक्कर सिद्धांत से हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सक्रिय संकुल सिद्धांत से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सक्रिय संकुल सिद्धांत का है, ये क्या है, टक्कर सिद्धांत से जो बचा हुआ है वो है। ठीक है, तो हम p की जो वैल्यू है वो हम किससे ज्ञात करते हैं, सक्रिय संकुल सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन टक्कर सिद्धांत से हम p की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से p निकालते हैं तो z क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये पीछे बाकी सारी वैल्यू किसकी है, टक्कर सिद्धांत सॉरी सक्रिय संकुल सिद्धांत की है, बाकी सारी वैल्यू किसकी है, सक्रिय संकुल सिद्धांत की है। तो हम जो ये प्रायिकता p है, इसकी वैल्यू जो है हम टक्कर सिद्धांत से ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसका मान जो है वो सक्रिय संकुल सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अतः सक्रिय संकुल सिद्धांत टक्कर सिद्धांत की तुलना में क्या होता है, अधिक सही परिणाम प्रदर्शित करता है, और इससे हम टक्कर की आवृत्ति और टक्कर की प्रायिकता दोनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सक्रिय संकुल सिद्धांत से हम टक्कर की जो ये आवृत्ति है और इसको इन दोनों को ही प्रदर्शित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी तुलना कि जो सक्रिय संकुल सिद्धांत है वो टक्कर सिद्धांत की तुलना में अधिक सही परिणाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या किया था इसके अंदर, एक तो अरेनियस समीकरण द्वारा दिए गए अभिक्रिया वेग के टक्कर सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया का वेग था k इज इक्वल टू z इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये तो टक्कर सिद्धांत द्वारा दिया गया वेग था। दूसरा था सक्रिय संकुल द्वारा दिया गया वेग, क्या था, आर टी अपॉन एन ए एच इंटू थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, तो ई ए और ई नोड क्या है, डेल्टा ई नोड क्या है, बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बचा, फिर इन दोनों की क्या कर दी हमने, तुलना करने पर क्या होता है, जेड पी इज इक्वल टू क्या आता है, आर टी अपॉन एन ए एच थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। अब यहाँ से अपन में टक्कर की आवृत्ति z निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टक्कर की आवृत्ति z निकालते हैं तो आर टी अपॉन एन ए एच इंटू पी थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। अगर हम प्रायिकता निकालते हैं p तो z क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हम टक्कर सिद्धांत की सहायता से प्रायिकता p का मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सक्रिय संकुल सिद्धांत से हम इस प्रायिकता p का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः सक्रिय संकुल सिद्धांत जो है वो टक्कर सिद्धांत की तुलना में अधिक सही परिणाम प्रदर्शित करता है, और सक्रिय संकुल सिद्धांत टक्कर की आवृत्ति और टक्कर की प्रायिकता दोनों को ही प्रदर्शित करता है। इस सूत्र में क्या है, दोनों को ही, ये सक्रिय संकुल सिद्धांत जो है यहाँ से ये जो यहाँ तक का ये सक्रिय संकुल सिद्धांत है जो अपने साथ में टक्कर की आवृत्ति और प्रायिकता दोनों को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, सही परिणाम प्रदर्शित करता है
किसके कंपैरिजन में? टक्कर सिद्धांत की तुलना में। ठीक है, तो ये था टक्कर सिद्धांत की और सक्रिय संकुल सिद्धांत की तुलना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है टक्कर सिद्धांत की कमियां क्या क्या है। टक्कर सिद्धांत की कमियां क्या क्या है। टक्कर सिद्धांत की कमियां। तो इसकी पहली कमी ये है कि जो ये टक्कर सिद्धांत है वो केवल गैसीय अणुओं पर लागू किया जा सकता है, लेकिन विलयन या ठोस या द्रव अवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। ये जो टक्कर सिद्धांत है वो केवल गैसीय अणुओं पर लागू होता है, विलयन या ठोस या द्रव अवस्था पर लागू नहीं होता है। तो पहली इसकी कमी ये है, यह सिद्धांत केवल कौन से अणुओं पर? गैसीय अणुओं पर, गैसीय मॉलिक्यूल्स पर, गैसीय अणुओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत केवल गैसीय अणुओं पर लागू होता है, लेकिन ठोस या द्रव या विलयन अवस्था पर, ठोस या विलयन या द्रव अवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये सिद्धांत केवल गैसीय अणुओं पर लागू होता है, ठोस या द्रव या विलयन के क्रियाकारक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, विलयन के द्रव अवस्था के क्रियाकारकों पर लागू नहीं होता है। दूसरा इसका अंतर ये है कि यह सिद्धांत सरल रासायनिक अभिक्रिया पर लागू किया जा सकता है, लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं पर यह लागू नहीं किया जा सकता है। सिंपल रिएक्शन पर यह लागू किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स सिद्धांत की ये कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया की ये व्याख्या नहीं करता है। तो यह सिद्धांत सरल रासायनिक अभिक्रिया, सरल रासायनिक अभिक्रिया पर लागू किया जा सकता है, लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में असफल रहता है। सरल अभिक्रिया क्या होती है? सरल रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है या एक ही पद में संपन्न होती है, और जटिल रासायनिक अभिक्रिया एक से ज्यादा स्टेप में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो केवल सरल रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। तीसरी इसकी कमी यही है, ये भी सरल रासायनिक अभिक्रिया पर डिपेंड है। तीसरी कमी कि एक पद में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यानी कि सरल रासायनिक अभिक्रिया, एक पद में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के सैद्धांतिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान जो है वो प्रायोगिक मानों से समानता दर्शाते हैं, लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रिया के सैद्धांतिक वेग स्थिरांक के मान जो है वो प्रायोगिक मानों से समानता नहीं दर्शाते हैं। तो इस सिद्धांत की एक और कमी ये हो गई कि सरल रासायनिक अभिक्रिया में जो हम सैद्धांतिक रूप से वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं वो जो है
और प्रायोगिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकली जो हम वेग स्थिरांक निकालेंगे वो उन दोनों में क्या होगी, समानता होगी। लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं में हम जो सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं, वो जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं प्रायोगिक मानों से प्राप्त रेट कांस्टेंट या अभिक्रिया वेग से सैद्धांतिक मान क्या करते हैं, समानता नहीं दर्शाते हैं फॉर जटिल रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो तीसरी इसकी कमी यह है कि एक पद में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के सैद्धांतिक वेग स्थिरांक के मान प्रायोगिक मानों से समानता दर्शाते हैं। एक पद में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के तीसरा, एक पद में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के सैद्धांतिक वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान सैद्धांतिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान जो है वो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली जो हमने अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान निकाला है वो क्या होंगे, दोनों ही सेम होंगे, प्रायोगिक मानों से समानता दर्शाते हैं, प्रायोगिक मानों से समानता दर्शाते हैं। लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के जो सैद्धांतिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान जो है वो प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। सैद्धांतिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करते, प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी तीसरी कमी। चौथी कमी ये कहती है जो टक्कर की आवृत्ति Z है उसका मान ज्ञात करने के लिए यह सिद्धांत गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टक्कर की आवृत्ति गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या आई थी, 4n² सिग्मा स्क्वायर क्या थी, kT अपॉन या क्या थी 4n² सिग्मा स्क्वायर पाई RT अपॉन m की पावर हाफ क्या थी, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार टक्कर की आवृत्ति Z का मान क्या आया था अपने पास, Z इज 4n² सिग्मा स्क्वायर पाई RT अपॉन m की पावर हाफ। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये Z की वैल्यू कहां से आई, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से आई, KTG से आई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये किसके टक्कर की आवृत्ति Z निकालने के लिए या टक्कर की आवृत्ति Z का मान ज्ञात करने के लिए ये जो सिद्धांत है वो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। टक्कर की आवृत्ति, चौथा टक्कर की आवृत्ति Z का मान ज्ञात करने के लिए यह सिद्धांत गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, टक्कर की आवृत्ति Z का मान ज्ञात करने के लिए ये जो सिद्धांत है वो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। पांचवा जो अपन ने अभी पढ़ा है इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में,
कि टक्कर की प्रायिकता P ज्ञात करने के लिए ये सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? हाँ हाँ, सक्रिय संकुल सिद्धांत पर। हाँ ठीक है, तो टक्कर की प्रायिकता, टक्कर की प्रायिकता जो या सक्रिय संकुल के उत्पाद में परिवर्तन की प्रायिकता P, टक्कर की प्रायिकता या सक्रिय संकुल के उत्पाद में, सक्रिय संकुल के उत्पाद में परिवर्तन की प्रायिकता, उत्पाद में परिवर्तन की प्रायिकता P जो है वो किस पर, P का मान ज्ञात करने के लिए किस पर निर्भर करता है? सक्रिय संकुल सिद्धांत पर निर्भर करता है। के मान हेतु यह सिद्धांत, प्रायिकता के मान हेतु यह सिद्धांत सक्रिय संकुल सिद्धांत पर निर्भर करता है। सक्रिय संकुल सिद्धांत पर निर्भर करता, ठीक है। तो ये थी इसकी 5 कमियां हैं। पहली कमी थी कि ये सिर्फ गैसीय अणुओं पर निर्भर करता है या गैसीय अणुओं पर लागू किया जा सकता है। टक्कर सिद्धांत जो है वो केवल गैसीय क्रिया कारकों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन ठोस या विलयन या द्रव अवस्था के क्रिया कारकों पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी कमी ये थी कि ये सरल अभिक्रियाओं पर लागू किया जा सकता है, लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में ये सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। तीसरी इसकी कमी ये थी कि जो सरल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके सैद्धांतिक वेग स्थिरांक के मान जो होते हैं वो प्रायोगिक मानों से क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के सैद्धांतिक मानों या सैद्धांतिक वेग स्थिरांक के जो मान है वो प्रायोगिक मानों से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चौथी कि टक्कर आवृत्ति Z का मान ज्ञात करने के लिए ये गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर है। और पांचवी ये है कि टक्कर की जो प्रायिकता है या सक्रिय संकुल के उत्पाद में परिवर्तन की जो प्रायिकता P है वो क्या है, उसके मान ज्ञात करने के लिए ये सिद्धांत जो है वो सक्रिय संकुल सिद्धांत पर आधारित है या सक्रिय संकुल सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो ये टक्कर सिद्धांत की ये 5 कमियां थी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सक्रिय संकुल सिद्धांत और टक्कर सिद्धांत की तुलना के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।